तो दोस्तों, मैं दमलेश प्रजापति और आप देख रहे हैं दमलेश प्रजापति यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कक्षा 12वीं इतिहास भाग 1, जिसमें हम पाठ देते हैं तीसरा, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे पार्ट 3 के 50 से अधिक मोस्ट क्वेश्चन आंसर और उन्हीं के साथ देखेंगे कुछ विशेष नोट। अब हम देख रहे हैं मोस्ट क्वेश्चन आंसर, जिसमें हम पहला लेते हैं प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है। इसमें महाकाव्य का नाम बताना है। महाभारत, ऋग्वेद, मनुस्मृति, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। क्वेश्चन लेते हैं दूसरा, महाभारत की संस्करण में कुल छत्रों की संख्या कितनी है। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख या 5 लाख। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 लाख। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 लाख। अब लेते हैं तीसरा, महाभारत की लगभग कितने वर्ष पहले रचना हुई थी। वे थे जितने वर्षों पहले रचना हुई थी उन वर्षों के बारे में बताना है। 100 वर्ष, 50 वर्ष, 1000 वर्ष या 500 वर्ष। इसका राइट आंसर है हो जाएगा वो 1000 वर्ष है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 वर्ष। अब क्वेश्चन लेते हैं चौथे क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण से संबंधित एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की जिस वर्ष शुरुआत हुई थी वह था। इनको उस वर्ष के बारे में बताना है। या 1919 ईस्वी, 1917 ईस्वी या 1616 ईस्वी। इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा इसमें है 1919 ईस्वी। इसके बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, जिसके अंदर दिया गया है निम्न में से दो सर्वाधिक जो लोकप्रिय स्मृतियाँ हैं उसके बारे में बताना है। कौन सी थी, मनुस्मृति या याज्ञवल्क्य स्मृति। दूसरे नंबर है नारद स्मृति या पराशर स्मृति। तीसरे नंबर है परशुराम स्मृति या हनुमान स्मृति। चौथा है विष्णु स्मृति या शैव स्मृति। इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा पहला है मनुष्य स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। अब क्वेश्चन लेते हैं पांचवें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि इतिहासकारों के मतानुसार महाकाव्य में जो जानकारी मिलती है अधिकांशतया संबंधित है, किससे संबंधित है। ऋग्वैदिक काल से है, उत्तर वैदिक काल से है, मौर्य काल से है या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल ही। क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। क्वेश्चन लेते हैं सातवें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कौर कुरु, जो कुरु कहा जाता है कौर को, उस कबीले का उद्योग किन दो बड़े कबीलों के संयुक्त होने पर हुआ था। यानी कि जो दो बड़े कबीले कौन से थे जिसके मिलने पर कुरु कबीले का उद्योग हुआ था, जो है भरत और द्रुव, भरत और कुरु, यद्ध या तुर्वस, यद्ध या पुरु। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला भरत और कुरु। क्या हो जाएगा, भरत और कुरु। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन आठवें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या है। इसका साहित्यिक अर्थ बताना है। राजा, लड़ाकू, रक्षक या राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। यानी कि क्षत्रिय यानी सब जगह, यानी कि राज्य या अधिक जो क्षेत्र है उस पर अधिकार होना ही इसका साहित्यिक अर्थ है। क्वेश्चन लेते हैं नौवें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है महाभारत के प्राकथन में कितने छंदों वाला एक पूर्व मूल पाठ का उल्लेख किया गया। मूल पाठ का उल्लेख 1 लाख, 50,000, 24,000 या 5,000। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 24,000। 24,000 छंदों वाला है जो मूल पाठ तैयार किया गया था, जिसके बारे में उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन लेते हैं 10वें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि कुरुओं के राजधानी के रूप में उल्लेखित किए गए, यानी कि कौन कौन सी राजधानियाँ थी। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, टिशुकर या सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि दोस्तों हस्तिनापुर है जो कौरवों की पहले से थी, इंद्रप्रस्थ को पांडवों ने बनाया था, ईशुकर और ये तीनों ही राजधानियाँ थी। क्वेश्चन लेते हैं 11वें के अंदर दिया गया है कि पुराणों के अनुसार पांडवों के वंशज निशुल्क ने हस्तिनापुर के बाढ़ में बह जाने के बाद अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, जो है सरस्वती, वैशाली, कौशाम्बी या साकेत। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। क्या हो जाएगा, कौशाम्बी जो बनाई गई थी। क्वेश्चन लेते हैं 12वें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि महाभारत और पुराणों में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा जाता था। मथुरा के जो शासक वंश होते थे उसे क्या कहा जाता था। मथुरा के पुरु कहा जाता था, त्रुस कहा जाता था, यदु या सभी। इसका राइट आंसर है यदु। क्या कहा जाता था, यदु कहा जाता था। अब लेते हैं क्वेश्चन 13वें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा नगर है जो पांडवों द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, पांडवों द्वारा बनाया माना जाता है। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, कौशाम्बी या सरस्वती। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। क्या हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ। दूसरे नंबर पर है जो इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। क्वेश्चन लेते हैं 14वें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि महाभारत, यानी कि महाभारत है जो विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है।
इसके अंदर कितने पर्व है? पहले तो पूछा गया था छंदों के बारे में, अब पूछा है पर्वों के बारे में। 17 पर्व, 18 पर्व, 19 पर्व या 8 पर्व? इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 पर्व। क्या हो जाएगा? 18 पर्व। जो महाभारत इसके अंदर 18 पर्व का उल्लेख किया गया है। 15वां क्वेश्चन है, पांडु की पत्नी का नाम क्या था? कुंती, अंबालिका, सत्यवती, लोपा? इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, आपको कमेंट में जरूर बताना है कि इसके बारे में आप कमेंट बताइए, और ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बताइए। अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आगे देखते हैं नोट्स या स्मरणीय बिंदु। एक लेते हैं, समकालीन समाज को समझने के लिए इतिहासकार प्राय साहित्यिक परंपराओं व अभिलेखों का उपयोग करते थे। जो पुराने समाज उसको समझने के लिए इतिहासकार क्या उपयोग में लेते हैं? साहित्यिक परंपराओं का अभिलेख है, और जो साहित्य परंपरा है उसको कहते हैं। दूसरा देते हैं, यदि इन ग्रंथों का प्रयोग सावधानी से किया जाए तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। यानी कि ये ग्रंथ दिए गए हैं, उनको आसानी से जान की सावधानी से पढ़ा जाए तो इसका है जो रीति रिवाज का इतिहास लिखा जा सकता है। अब लेते हैं पॉइंट तीसरा, उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत जैसे विशाल महाकाव्य के विश्लेषण के उस समय सामाजिक श्रेणियों तथा आचार व्यवहार के मानदंडों का जानने का प्रयास किया गया था। और प्रयास किया, महाभारत जैसे विशाल महाकाव्य इसके अंदर क्या किया गया था? तो सामाजिक श्रेणी उसको जानने का प्रयास किया गया था। पॉइंट देते हैं चौथा, 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान V.S. सुथंकर के नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की शुरुआत की गई थी। इस परियोजना को पूरा करने में 46 वर्ष लगे थे। यानी कि आ सकता है कि जो महाभारत समालोचनात्मक जो संस्करण था उसको तैयार कब किया करने की शुरुआत कब की गई? तो वो आ सकती 1919 में। कब किसने की थी? तो विद्वान है V.S. सुथंकर। अब लेते हैं पॉइंट पांचवें के अंदर दिया गया है कि महाभारत की मूल कथा के रचयिता चंबवत भाट सारथी थे, जिन्हें चूत कहा जाता है। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में भी जाते थे। यानी कि महाभारत के जो सारथी थे, भाट सारथी, उसे क्या कहते थे? चूत कहा जाता था। साहित्यिक परंपरा के अनुसार इस वर्त रचना के रचयिता ऋषि व्यास थे, जिन्होंने श्री गणेश से ये ग्रंथ लिखवाया था। यानी कि जो महाभारत लिखने वाले किसे माना जाता है? वेद व्यास को माना जाता है। वेद व्यास जी को माना जाता है, जो क्या थे, जिसने किससे लिखाया था? जिन्होंने गणेश जी से ये लिखाया था, जो माना जाता है ऐसा कि गणेश जी लिखा था। वेद व्यास या व्यास थे, ऋषि व्यास थे, जिसने गणेश जी से ये ग्रंथ लिखवाया था। धर्मशास्त्रों व धर्मसूत्रों के सार वर्गों के लिए आदर्श जीविका होती थी। ठीक है, पॉइंट लेते हैं सातवां, पितृवंशिकता का अर्थ उस वंश परंपरा से है जो पिता के बाद पुत्र, फिर पौत्र के बाद परपौत्र से चलती है। यानी कि पितृवंशिकता आप समझ गए होंगे, पिता के वंश के अनुसार चलना। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु पितृवंशिकता के आदर्श को सुदृष्ट क्या कराती है? सुदृष्ट कराती है। महाभारत की जो मुख्य वस्तु कथा यानी पितृवंशिकता ये आदर्श को सुदृढ़ करती है। अधिकतर राजवंश पितृवंशिकता अनुसार ही कार्य करते थे, यानी कि अनुसरण करते थे। पितृवंशिकता यानी कि पिता के अनुसार जो चलना। नए नगरों के उद्भव के सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। इस चुनौती का जवाब ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार तैयार करके दिया, जैसे धर्मानुसार, स्मृति आदि। जो नए नगर थे उसके उद्भव में जो सामाजिक जीवन अर्थात रहन सहन है, जो क्या थी, एक जटिल समस्या थी, जिसको ब्राह्मणों ने क्या किया? ग्रंथ तैयार करके उनको सुलझा दिया गया था। नम्मा और पॉइंट लेते हैं। 90 पॉइंट के अंदर दिया गया है कि ब्राह्मणीय पद्धति में लोगों यानी कि ब्राह्मणी पद्धति में लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत किया गया था। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। ब्राह्मणी पद्धति के अंदर जो ब्राह्मण समाज उसको गोत्र का दिया, जैसे गौतमी पुत्र है उसके उनके अनुसार ही क्या दिया था? ऋषि के नाम पर ही होता था। और देते हैं 10वां, गोत्रों के 2 नियम महत्वपूर्ण होते थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों के पिता के स्थान पर पति के गोत्र माना जाता था। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते। गोत्र अर्थात जाति से होता है, क्योंकि जो विवाह होता है उसके समय तो विवाह से पहले लड़की का जो गोत्र माना जाता है पिता के जाति के अनुसार माना जाता है, और उसके बाद ही उसके पति के अनुसार माना जाएगा। और गोत्र है जो एक ही गोत्र के अंदर सदस्य आपस में विवाह नहीं रख सकते थे, ऐसा दिया गया था। पॉइंट लेते हैं 11वां, जाति शब्द इस काल की सामाजिक जटिलताएं दर्शाता है। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म आधारित होती थी। जो जाति शब्द है काल के अंदर क्या दिखाया था? सामाजिक जटिलताएं
प्रदान करता था, यानी कि सामाजिक के अंदर जटिलताएं आ जाती थी, वो भी आ जाती थी, और वर्ण की तरह ही जाति भी जन्म आधारित हो जाती थी। अब पॉइंट लेते हैं 12वां, उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली कुछ विविधताओं की वजह से कुछ समुदाय जैसे निषाद, मलेश आदि पर ब्राह्मणी विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, क्योंकि प्रायद्वीपीय अंदर यानी जो पूरा भारत है या फिर कुछ क्षेत्र है उसके अंदर जो अनेक प्रकार की विविधता पाई जाती है, ठीक है, उसके अंदर निषाद है, मलेश है आदि पर आ जाती थी, जिसके ऊपर ब्राह्मणी विचार होते थे उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। पॉइंट देते हैं 13वें पॉइंट के अंदर दिया गया है कि ब्राह्मणों ने समाज में कुछ वर्गों को यानी कि ब्राह्मणों ने समाज में कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर दिया था, जैसे सांडाल है, सामाजिक विनिमय से और अधिक प्रखर बनाया था। यानी कि ब्राह्मण थे उन्होंने वर्ग बना दिए थे, क्षत्रिय है, शूद्र है, ऐसे वर्ग बना दिए थे, जिसके अंदर सांडाल है उनको भी निम्न अस्पृश्य घोषित कर दिया गया था। अब 14 पॉइंट है, मनुस्मृति में सांडालों के कर्तव्य की सूची मिलती है। अब आ सकता मनुस्मृति उसमें क्या मिलती है, ये प्रश्न बन सकता है। इसके अंदर सांडालों को कर्तव्यों की सूची मिलती है, क्या मिलती है, सांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। अब देखते हैं 15वां, मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र को विशेष भाग का अधिकार था। कि इसके अंदर क्या दिया गया है कि माता पिता की जो मृत्यु हो जाती थी उसके बाद में जो भी पैतृक राज होता था या फिर राजा संबंधित जो भी या वस्तुएं या फिर धन संबंधी होती थी उसको क्या किया जाता था, बड़े बेटों के अंदर बांट दिया जाता था, उस पर अधिकार होता था। क्यों अब पॉइंट लेते हैं 16वें पॉइंट के अंदर बताया गया है कि धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र के विवाहों के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते हैं और बाकियों को निंदित किया गया। यानी कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र जो ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए थे उसके अंदर 8 प्रकार के विवाहों के बारे में बताया गया था। जो उसमें से 4 तो थे वो प्रथम मात्र उत्तम माने जाते थे और बाकी को क्या माना, निंदित, यानी कि जो घटिया माने जाते थे उसके बारे में बताया गया है। अब क्वेश्चन लेते हैं 17वें और 18वें में क्या बताया गया है कि ब्राह्मणीय सिद्धांत के वर्ण की तरह जाति भी जन्म आधारित थी, किंतु वर्ण जहाँ मात्र सार थे वहीं जातियाँ कोई निश्चित संख्या नहीं थी। यानी कि ब्राह्मण सिद्धांत दिए गए थे कि जो क्षत्रिय है, राजा, जो शूद्र है, वैसे ऐसे वर्ण बनाए गए थे, उसी के अनुसार क्या होती थी, जातियाँ भी बने गए थे। लेकिन वर्ण तो थे वो 4 बनाए गए थे, लेकिन जातियों की संख्या निश्चित नहीं होती थी। वे जातियाँ वहीं जातियों कोई निश्चित संख्या नहीं होती थी। वस्तुतः जहाँ कभी भी ब्राह्मणीय व्यवस्था का नया समुदाय का आमना सामना हुआ था, यथा निषाद, श्रवणकार, और उन्हें 4 वर्गों वाली व्यवस्था में सम्मिलित करना संभव नहीं था, उनका जाति वर्गीकरण कर दिया गया था। यानी कि ब्राह्मण जो भी बनाए थे उसके अनुसार जो है कौन ये दिए गए निषाद है, श्रवणकार है, सांडाल है, उन्होंने क्या विरोध कर दिया, तो उन्होंने जो जाति प्रथा नहीं मानी थी। अब लेते हैं अपन 18वां, ब्राह्मणी वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रारंभिक बौद्ध धर्म में विकसित हुई थी। क्या हुई थी, प्रारंभिक बौद्ध धर्म के अंदर विकसित हुई थी। बौद्ध धर्म ने सामाजिक विषमता को उपस्थिति को स्वीकार किया, किंतु ये भेद न तो नैसर्गिक था और न ही स्थायी, यानी कि नहीं तो नैसर्गिक और न ही स्थायी। बौद्धों के जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का स्वीकार किया। बौद्ध के जन्म के अनुसार बौद्धों ने क्या किया था, जन्म के अनुसार ही उसकी जाति को माना जाता था कि जो भी जन्म है जो राजा के कुल में होगा तो वो राजा बनेगा और जो शूद्र के कुल में बनेगा वो शूद्र बनेगा, इसी के अनुसार कर दिया गया था। अब लेते हैं पॉइंट 19वां, नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन का अधिक जटिल हुआ। नगरीय परिवेश में विचारों का भी आदान प्रदान होता था, संभवतः इसी वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगे गए थे। यानी कि नए नगर है उसके उद्भव के साथ क्या होता, सामाजिक जीवन की जटिल होता गया था, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती गई थी, उनके अंदर जाति अनुसार भेदभाव होने लगा था, जिसके अंदर क्या जटिलता आने लगी थी। अब पॉइंट देखते हैं 19वां, 20वें के अंदर दिए गए स्त्रियां पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, परंतु स्त्री धन पर उनका स्वामित्व माना जाता था, क्योंकि स्त्रियां है जो पैतृक संसाधन यानी कि उसके पिता द्वारा है या राज या जमीन है उस पर अधिकार नहीं कर सकती थी, लेकिन मात्र क्या बताया गया है, स्त्री धन कौन सा होता है कि उसके पिता द्वारा दिए गए दहेज में हो या फिर उसके भेंट स्वरूप दिया गया उस पर क्या अधिकार वो अपना स्वामित्व मानी जाती थी। और लेते हैं 21वां, इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते थे, जैसे ग्रंथ की भाषा है, काल है, प्रकार है, ग्रंथ किसने लिखा है, क्या क्या लिखा है, इसके लिए किसके लिए लिखा गया। यानी कि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इतिहासकार किसी ग्रंथ को लिखने में विश्लेषण करते किन किन पहलुओं का ध्यान रखते हैं। तो इसके अंदर हम बता सकते हैं कि
जैसे ग्रंथ की भाषा का ध्यान रखा जाता है, किस काल में लिखा जाता है वो ध्यान रखा जाता है, कितने प्रकार के लिखा जाता है वो ध्यान रखा जाता है, ग्रंथ किसने लिखा है वो ध्यान रखा जाता है, और ग्रंथ क्यों लिखा है, किसके बारे में लिखा है, वो सब ध्यान में रखा जाता है। पढ़ लेते हैं 22वां। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। कैसा है? गतिशील ग्रंथ है क्योंकि शताब्दी तक शताब्दियों तक इस महाकाव्य में अनेक पाठांतर विभिन्न भिन्न भिन्न भाषा में लिखे गए थे। 70 विशेष की कहानी इसमें समाहित कर ली गई थी। इसकी अनेक पुनर्व्याख्याएं की गई थी। इस महाकाव्य ने मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्यकला व नाट्यकला विशेष वस्तु प्रदान की। गतिशील क्यों कहा गया? क्योंकि इसके अंदर जो नृत्यशील है, नाटकशील है, ये भी इसके अंदर शामिल किया गया। चित्रकला है, मूर्तिकला के बारे में बताए गए हैं, और जगह जगह की विशेष कहानियों के बारे में और विशेष भाषाओं के अंदर बांटा गया, जैसे सबके समझ में आ जाए ऐसा लिखा गया। इसी कारण से ये है जो गतिशील माना जाता है। तो दोस्तों आज हमारा चैप्टर है जो पूरा हुआ है। इसके मोस्ट क्वेश्चन और नोट्स के बारे में हमने बात की, और ऐसे ही अगले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि समय समय पर जो मैं वीडियो डालता हूँ उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो सके। ओके दोस्तों, धन्यवाद। ओके, बाय बाय।